Hello, my dear friends. How are you? I hope you all are fine. Welcome to my channel Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here today with another important topic of SRA. In the last previous class of SRA, we have already discussed about the recovery of possession or regarding immovable property. In the last previous class, we have discussed every aspect, almost every aspect covered under sections 5 of SRA. In today's lecture, we will further discuss about the remaining portion that derived by section 6 of SRA. जो SRA की लास्ट क्लास थी उसमें हमने सेक्शन 5 को अच्छे से डिस्कस कर लिया था। उसके रिगार्डिंग जो भी कंसेप्ट्स थे, जो भी एस्पेक्ट्स थे, जो भी इम्पोर्टेंट केस लॉ थे वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपने वो रिवाइज कर लिया होगा। अगर आपने रिवाइज नहीं भी किया है तभी डोंट वरी, आज टुडे फिर मैं उसको थोड़ा सा रिवाइज करूंगी लास्ट लेक्चर को, क्योंकि लास्ट लेक्चर को जब रिवाइज करके हम फर्दर आगे बढ़ेंगे तो हमारा पिछला भी रिवाइज हो जाएगा और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो भी अच्छे से हम कवर कर लेंगे। आज की क्लास में हम सेक्शन 6 जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी के पोजेशन के रिगार्डिंग कैसे सूट फाइल होगा, क्या उसका लिमिटेशन पीरियड है, कौन कौन से उसके एस्पेक्ट्स हैं, वो सारा का सारा आज हम डिस्कस करेंगे। और उसी डिस्कशन के साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन होता है रिगार्डिंग टाइटल जो था वो तो था सेक्शन 5 में। आज हम पोजेसरी जो राइट है उसके रिगार्डिंग आज हम डिस्कशन करेंगे। चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलो आगे फर्दर स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा लास्ट की जो क्लास है उसका हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस। ये मैं हमेशा ही कहती हूँ कि जितना आप रिवाइज करोगे उतना ही आप कामयाबी की बुलंदियों पर के निकट पहुंचते जाओगी। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो रिकवरिंग पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी है वो दो प्रकार की प्रॉपर्टी की पोजीशन की बात की थी, इमूवेबल और मूवेबल। इमूवेबल प्रॉपर्टी भी मैंने आपको डिटेल में बता दिया था क्या होता है। सेक्शन 5 और 6 जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी के पोजीशन की डीलिंग करते हैं और सेक्शन 7 और 8 जो है मूवेबल की करते हैं। और इमूवेबल प्रॉपर्टी में भी हमने आगे डिस्कस ये किया था कि जो सेक्शन 5 वो टाइटल बेस्ड जो रिकवरी ऑफ पोजेशन है उसकी बात करता है और सेक्शन 6 जो है वो पोजेशन जो है नॉर्मल पोजेशन है उसके बारे में बात करता है। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे सेक्शन 6। उससे पहले हम सेक्शन 5 को थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। सेक्शन 5 की जब हम बात करते हैं रिकवरी ऑफ स्पेशल इमूवेबल प्रॉपर्टी, यहाँ पर बात हो रही है स्पेशल इमूवेबल प्रॉपर्टी की। कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है जिसका वर्णन किया गया और उसी प्रॉपर्टी का ही आप रिकवर करवा सकते हो, रिकवरी कर सकते हो कोर्ट में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत। सेक्शन 5 ये कहता है कि अ पर्सन एंटाइटल्ड टू द पोजेशन ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी में रिकवर इट, कि एक व्यक्ति जो एंटाइटल्ड है, जब यहाँ एंटाइटल्ड वर्ड की बात आती है इसका मतलब सिंपल एक ओनरशिप नहीं है, यहाँ पर उसका पोजेसरी टाइटल भी अगर है तब भी वो क्लेम कर सकता है। तो रिकवर कर सकता है, किस मैनर में वो रिकवर करेगा तो सीपीसी अप्लाई हो, क्योंकि ये तो आप अच्छी तरह से जानते हो कि जो एसआरए है वो एक सिविल मैटर्स से डील करता है। और मैंने आपको पहले भी जब इसका इंट्रो करवाया था एसआरए का तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब सिविल मैटर के जो भी डिस्कशन है हमें स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई रेमेडी लेनी होती है तो हम एसआरए का यूज़ करते हैं। और एसआरए का जो बनाने का उद्देश्य भी तो यही था कि एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी जो आप क्लेम करना चाहते हो उसके बदले आप कोई कंपनसेशन डिमांड नहीं करना चाहते, कोई एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और उसके बाद जब कॉन्ट्रैक्ट का जो है एक तरीके से परफॉर्मेंस नहीं हो पाता तो आप उसके बदले जो है कोई कंपनसेशन या डैमेज से नहीं चाहते कि आपको वो जो है फुलफिल किया जाए, तो वहाँ पर अगर आप अपनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी का क्लेम करना चाहते हो तो आप एसआरए की तरह उसको क्लेम कर सकते हो। तो जो सेक्शन 5 है वो टाइटल की बात करता है, टाइटल में भी ऑफ ओनरशिप और पोजेशन दोनों प्रकार का टाइटल हो सकता है। जब हम सेक्शन 5 की बात करते हैं तो सबसे पहले जो है वो जो प्लेंटिव होता है उसको ये बताना पड़ता है कि वो एक एंटाइटल्ड है उस प्रॉपर्टी का, कोई ट्रेसपासर नहीं है। और यहाँ जो एंटाइटल टू पोजेशन की बात जब आएगी तो उसका लीगल राइट उसके अंदर डिसाइड किया जाता है, अकेली ओनरशिप के बेस पर वो डिसाइड नहीं होता। और यहाँ पर जब पोजेशन की बात आएगी तो यहाँ पर एडवर्स पोजेशन होगा। एडवर्स पोजेशन का मतलब है कि उसका पोजेशन जो है इंटरप्ट नहीं हुआ, ऐसा नहीं कि जैसे 12 साल तक का कोई टाइम होता है कि अगर 12 साल के अंदर कोई व्यक्ति जो है अपनी प्रॉपर्टी का क्लेम करना चाहता है तो कर सकता है। 12 साल जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग लिमिटेशन पीरियड है तो उसके बाद वो बार हो जाएगा। अगर वो 12 साल के अंदर अंदर कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी क्लेम करता है
तो वो क्लेम कर सकता है। अदरवाइज दूसरे व्यक्ति के पास उसका एडवर्स पोजीशन हो जाता है, तब वो वहाँ एक तरीके से इसका मालिक बन जाता है और वो जो है उसको जो अपना वो टाइटल जो है वो क्लेम करवा सकता है, कोर्ट में जो है एनफोर्स अपने राइट को करवा सकता है। तो आर्टिकल जो 65 इंडियन लिमिटेशन एक्ट का वो टाइम पीरियड बताता है कि वो 12 साल है इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। फिर है सूट बाय पर्सन डिस्पोज्ड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। आज का जो हमारा लेक्चर है वो स्टार्ट होता है सूट बाय पर्सन डिस्पोज्ड ऑफ। एक ऐसा व्यक्ति जिसके द्वारा सूट लाया जाएगा जिसको डिस्पोज कर दिया कि उसके पास पोजेसरी राइट था, उसके पास किसी प्रॉपर्टी का पोजेशन था और उस पोजेशन से उसको निकाल दिया गया। मान लिया कि किसी व्यक्ति के पास कोई घर था, पोजेशन का मतलब कब्जा, उस घर का कब्जा, उस प्रॉपर्टी जिसके पास वो प्रॉपर्टी थी उसके पास उसका कब्जा था, लेकिन वो उसका ओनरशिप उसके पास नहीं थी और 12 साल तक उसका जो पोजेशन है उसको किसी प्रकार से इंटरप्ट नहीं किया गया, तो एक तरीके से वो यहाँ एडवर्स पोजेशन में आ गया। अब उसको वहाँ से डिस्पोज किया जाता है। डिस्पोज का मतलब वहाँ से निकाल दिया जाता है। तो वो सेक्शन 6 के तहत जो है कोर्ट में एक इंजंक्शन का केस फाइल कर सकता है और अपनी प्रॉपर्टी की डिमांड कर सकता है। आज चलो हम देखते हैं वेरेट क्या कहता है। इफ़ एनी पर्सन इज़ डिस्पोज, कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसको डिस्पोज किया गया है विदाउट हिज कंसेंट। पहला उसका जो है इंग्रेडिएंट हो गया कि डिस्पोज कर दिया गया। सेकंड विदाउट हिज कंसेंट के बिना किया गया, किस प्रॉपर्टी का, इमूवेबल प्रॉपर्टी का। तो ये इसके इंग्रेडिएंट्स आ गए। अदरवाइज देन इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ। फोर्थ चीज़ है कि उसे ड्यू कोर्स ऑफ लॉ जो डिस्पोज किया गया। ड्यू कोर्स ऑफ लॉ का मतलब है कि अगर कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया और उसको कोर्ट के ऑर्डर की वजह से डिस्पोज ऑफ किया गया है तो वो कोर्स ऑफ लॉ हो गया। लेकिन जब बिना कोर्ट के ऑर्डर के किसी व्यक्ति ने बिना लीगल सेंस के अगर उसको डिस्पोज कर दिया गया तो वो डिस्पोजिशन जो है वो सेक्शन 6 के अंदर फॉल कर जाएगा। उसके बाद है ही और एनी पर्सन थ्रू होम ही हैज़ बीन इन पोजेशन। वह या किसी व्यक्ति के थ्रू उसको जो है पोजेशन मिला है और एनी पर्सन क्लेमिंग थ्रू हिम में, और एनी पर्सन कोई भी व्यक्ति जो उसके थ्रू क्लेम कर रहा है तो वो कोर्ट में जाकर उस पोजेशन को रिकवर करने के लिए केस फाइल कर सकता है। नॉटविथस्टैंडिंग एनी अदर टाइटल दैट मे बी सेटअप इन द सूट। चाहे उसमें किसी टाइटल हो किसी के पास, मान लिया गया कि कोई ओनर था और 12 साल तक उस ओनर ने ध्यान नहीं दिया और उसकी प्रॉपर्टी पर किसका पोजेशन हो गया। अब अगर वो ओनर जो है वो अगर उन्हें वहाँ से डिस्पोज ऑफ कर देता है तब उस ओनर के अगेंस्ट भी सूट फाइल किया जा सकता है, केस फाइल किया जा सकता है। नो सूट अंडर दिस सेक्शन शैल बी ब्रॉट। कोई भी ऐसा सूट इस सेक्शन के थ्रू जो है नहीं लाया जाएगा कि डिस्पोजन से, आज मान लो आज 1 जनवरी के दिन डिस्पोज किया गया और उसके पूरे 6 महीने के तक अगर वो सूट लेके आता है तो ठीक है, अदरवाइज़ वो टाइम बार्ड हो जाएगा। किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी सूट फाइल नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब है कि किसी सरकारी अथॉरिटी ने किसी गवर्नमेंट के ऑर्डर के थ्रू उसको उस प्रॉपर्टी से निकाल दी गया। जैसे गाँव में ज़्यादातर यही होता है कि पंचायती ज़मीन पर लोग कब्जा करके बैठ जाते हैं। जब उस कब्जे को छुड़ाया गया तो गवर्नमेंट के मैटर में जो है किसी प्रकार का सूट फाइल नहीं किया जाएगा। नो अपील शैल लाई फ्रॉम एनी ऑर्डर और डिक्री पास्ड इन एनी सूट इंस्टीट्यूटेड अंडर दिस सेक्शन। किसी प्रकार की अपील जो है ऐसे सूट के, ऐसे जब ऑर्डर मिल जाएगा कोर्ट ने जब कोई ऑर्डर दे दिया उस कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट किसी प्रकार की ना तो अपील हो सकती है और ना ही किसी प्रकार का रिव्यू हो सकता है। तो इस मैटर में ना तो अपील की जा सकती है और ना ही रिव्यू किया जा सकता। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बार एनी पर्सन फ्रॉम सुइंग टू एस्टेब्लिश हिज टाइटल टू सच प्रॉपर्टी एंड टू रिकवर पोजेशन देयरऑफ। फोर्थ क्लॉज भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ कह देता है कि मान लिया ओनर के अगेंस्ट जो है किसी व्यक्ति को जो है केस करने का राइट है, तो फोर्थ क्लॉज कहता है कि कोई टाइटल के बेस पर अगर कोई व्यक्ति क्लेम करना चाहता है तो वो किसी प्रकार का उस पर बार नहीं होगा। ऐसा नहीं कि पोजेशन के बेस पे किसी दूसरे व्यक्ति ने क्लेम कर लिया तो अब टाइटल के बेस पे जो एक्चुअल ओनर है वो अगर क्लेम करना चाहता है तो वो कर सकता है। क्लॉज 1 में जो ये वर्डिंग है ही और एनी पर्सन थ्रू होम ही हैज़ बीन इन पोजेशन, इसमें जो वर्ड है थ्रू होम ही हैज़ बीन इन पोजेशन और एनी पर्सन, ये जो है 2018 का जो अमेंडमेंट एक्ट है उसके बाद इसमें ऐड किया गया। इसमें ऐड करने का इसका ये मोटिव था कि ही और एनी पर्सन, चाहे उसे जो पोजेशन है किसी व्यक्ति के थ्रू मिला हो या उस व्यक्ति ने खुद गेन किया हो, तो उस प्रकार के पोजेशन के लिए वो केस फाइल कर सकता है। मेरी आप सभी स्टूडेंट से या आप सभी एस्पायरेंट से जो ये मेरा लेक्चर सुन रहे हैं
और जो लॉ के एस्पायरेंट हैं और जो आगे फर्दर तैयारी करना चाह रहे हैं तो प्लीज़ अपने बेयर एक्ट्स को अपने साथ रख लिया कीजिए, क्योंकि जब मैं आपको पढ़ा रही होती हूँ, मैं आपको ये वीडियो प्रिपेयर कर रही होती हूँ तो मेरे पास मेरा बेयर एक्ट होता है, तभी मैंने आपको ये बता दिया कि ये जो वर्डिंग है, ये जो वर्ड्स है कौन से अमेंडमेंट एक्ट से इसमें इंक्लूड किए गए और इनका क्या उद्देश्य था। अब बात आती है कि सेक्शन 6 लाया क्यों गया, उसका क्या ऑब्जेक्ट है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है 2 मार्क के आंसर में कि क्या ऑब्जेक्ट है, तो इसका ऑब्जेक्ट है टू डिस्करेज पीपल फ्रॉम टेकिंग द लॉ इनटू देयर हैंड। मान लो आज एक व्यक्ति को किसी की जगह से खाली करवा लिया गया, उसे वहाँ से डिस्पोज कर दिया गया, तो इसका यही ऑब्जेक्ट है कि अगर आपको डिस्पोज कर दिया गया तो आप 6 महीने के अंदर अंदर अपना केस फाइल कर दीजिए। अदरवाइज इसका यही मकसद है कि आपको जो है किसी प्रकार का कानून वो व्यक्ति अपने हाथ में ना ले, इसका ये उद्देश्य है। सेकंड कह रहा है टू प्रोवाइड अ चीप एंड यूजफुल रेमेडी टू ए पर्सन डिस्पोज्ड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ड्यू कोर्स ऑफ लॉ। अगर ड्यू कोर्स ऑफ लॉ जो है उसे डिस्पोज ऑफ किया गया है, अगर ड्यू कोर्स ऑफ लॉ के थ्रू भी अगर उसको डिस्पोज ऑफ किया गया है, तब भी उसके अगेंस्ट एक चीप, सस्ती और एक फ़ायदेमंद ये एक रेमेडी है। इसके तहत कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है सूट फॉर रिकवरी पोजेशन के लिए और इंजंक्शन के लिए, टेम्पररी इंजंक्शन के लिए, परमानेंट के लिए। तो अलग अलग प्रकार से वो व्यक्ति जो है कोर्ट में केस फाइल कर सकता है और उसी के बेस पर जो है वो अपना जो राइट है वहाँ से गेन कर सकता है। तो ये जो मेन ऑब्जेक्ट था सेक्शन 6 का। अब देख लेते हैं इसके एसेंशियल्स क्या है। सबसे पहली चीज़, ये मूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जो है आप सेक्शन 6 में फाइल नहीं कर सकते केस। फर्स्ट थिंग इज़ दैट ही इज़ इन द पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो पोजेशन के रिगार्डिंग होना चाहिए, जो डिस्प्यूट है प्रॉपर्टी का, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेटेड होना चाहिए। सेकंड कह रहा है कि दैट ही हैड बीन डिस्पोज्ड ऑफ विदाउट हिज कंसेंट एंड विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। सेकंड चीज़ कहता है कि वो डिस्पोज्ड ऑफ हो रहा है लेकिन उसकी कंसेंट नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अपने आप अपनी प्रॉपर्टी का कब्जा किसी दूसरे को दे रहा है, दैट डजेंट फॉल अंडर सेक्शन 6 ऑफ SRA। बट कह रहा है कि उसकी कंसेंट नहीं होनी चाहिए। जब उसको वहाँ से डिस्पोज ऑफ किया गया तो उस समय उसकी जो है वहाँ कंसेंट नहीं थी, उसकी जो सहमति नहीं थी, उसकी वहाँ इच्छा नहीं थी। एंड विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, बिना लॉ के प्रोसेस के होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को कानूनी ऑर्डर के थ्रू जब वहाँ से डिस्पोज ऑफ किया गया है और वो कोर्ट में जाके केस फाइल कर दे तो उस कंडीशन में वो केस फाइल नहीं कर सकता। यहाँ जो उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, बिना कानून की प्रोविज़न को फॉलो किए जो है उसको जो वहाँ से डिस्पोज ऑफ किया गया है तभी वो कोर्ट में चैलेंज कर सकता है। थर्ड इंग्रेडिएंट कहता है कि दैट डिस्पोजिशन टुक प्लेस विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ सूट। कि आज अगर किसी व्यक्ति को किसी प्रॉपर्टी से निकाल दिया गया, डिस्पोज ऑफ किया गया, उसके बाद उसको 6 महीने के अंदर अंदर जो है वो केस फाइल करना पड़ेगा, सूट फाइल करना पड़ेगा। अदरवाइज वो टाइम बार्ड हो जाएगा और उसे बाद में मौका नहीं दिया जा सकता। पोजेशन इज़ 9 पॉइंट ऑफ ऑनरशिप। जो पोजेशन होता है वो 9 पॉइंट ऑफ ऑनरशिप है। अब आप मान लो कहीं किसी के घर में जाते हो, अगर वो रेंटेड भी है, अगर वो रेंट पर भी रह रहा है, तो सबसे पहले आपके माइंड में यही आता है कि यहाँ पर ये व्यक्ति रह रहा है तो इस मकान का मालिक यही होगा। तो जो ये माना गया है कि पोजेशन जो है वो 9 पॉइंट ऑफ ऑनरशिप है। सेक्शन 110 जो है इंडियन एविडेंस एक्ट का, उसके अंदर ये साफ तौर पर एविडेंस दे सकता है वो व्यक्ति जिसके पास पोजेसरी राइट है। यानी कि 9 पॉइंट्स तो उसके पास हैं, तो उसको वहाँ जो है 10th पॉइंट सॉल्व करना कोई मुश्किल नहीं होगा। तो इस प्रकार से वो 10th पॉइंट जो है वहाँ पर अपना जो है बचाव कर सकता है, अपना जो राइट वहाँ पर क्लेम कर सकता है। तो यही बात इसमें कही गई है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडियन एविडेंस का जो सेक्शन 110 है वही इसके साथ डील करता है। इसके अलावा भी कुछ एक ऐसे सेक्शंस हैं जो इंडियन एविडेंस एक्ट के डील करते हैं। जब बात आती है पोजेशन की, तो जो ये वर्ड डिस्पोजेस्ट है, मैं इंडियन एविडेंस एक्ट के आपको कुछ और भी इसमें जो सेक्शंस है वो आपको बताऊंगी। उससे पहले हम डिस्पोज्ड क्या होता है उसका मीनिंग हम समझ लेते हैं। द वर्ड डिस्पोज्ड हैज़ नॉट बीन यूज्ड इन द नैरो कंस्ट्रिक्टेड सेंस ऑफ एक्चुअल फिजिकल पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। डिस्पोजेस्ट का मतलब यहाँ ये नहीं माना जाएगा कि वो व्यक्ति वहाँ का ओनर था या एक्चुअली वो वहाँ पर उसका मालिकाना हक उसके पास था। तो कह रहा है कि जो डिस्पोज्ड वर्ड है वो जो है नैरो सेंस में नहीं यूज़ किया गया। जो डिस्पोजिशन है उसका मतलब यहाँ पर उसमें ये नहीं माना जाएगा कि सिर्फ अगर उसके पास फिजिकल डिस्पोजिशन है वही काफ़ी है। अगर उस किसी व्यक्ति के पास
सिंबॉलिकल पोजेशन है या किसी व्यक्ति के पास जो है यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव पोजेशन है, तब भी वो डिस्पोजेस्ड की कैटेगरी में फॉल हो जाएगा। सिंबॉलिकल मैं पहले आपको अच्छे से डिटेल में समझा चुकी हूँ इससे प्रीवियस लेक्चर में, जब मैंने पोजेशन के रिगार्डिंग आपको अलग अलग उसकी टर्म्स के बारे में बताया था, उसकी फॉर्म्स के बारे में बताया था, तब मैं आपको सिंबॉलिकल पोजेशन बता चुकी हूँ। पूरा डिटेल में समझाना मेरे लिए मुश्किल होगा, मैं आपको बता देती हूँ। सिंबॉलिक पोजीशन आप मान सकते हो कि जैसे मैंने अपने ड्राइवर को, कार के ड्राइवर को जैसे ही चाबियाँ सौंप दी, तो जो चाबियाँ जैसे उसे सौंपी गई तो वो एक सिंबॉलिकल पोजीशन में है। और कोई और व्यक्ति अगर कल को मैं मालिकाना हक के तौर पर उसको वहाँ से डिस्पोज कर रहा हूँ, तो उसके लिए भी मुझे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये चीज़ थी मूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, ये एग्जांपल मूवेबल प्रॉपर्टी का था। लेकिन इसी तरीके से प्रॉपर्टी का है, आज आप किसी को रेंट पर देते हो, टेनेंट है आपका, आपने उसे रेंट पर मकान दे दिया, उसको चाबी सौंप दी, अब वो उस घर में रह रहा है, लेकिन अब अगर आप उसे घर से बाहर निकालना चाहते हो तो उसके लिए आपको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का यूज़ करना पड़ेगा, आपको कानूनी प्रावधानों का यूज़ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप बिना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के, ड्यू कोर्स ऑफ लॉ के उसे वहाँ से निकाल दो। तो इसके बारे में हम आगे और पढ़ लेते हैं, कुछ टर्म्स हैं वो अलग है। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको डिस्पोजेस्ट के बारे में बता देती हूँ। जो प्लेंटिफ है यहाँ पर, उसको अपना डिस्पोजेशन सबसे पहले प्रूव करना पड़ेगा। जो वर्ड है डिस्पोजेशन का वो एक पॉजिटिव मीनिंग लेके चलेगा। पॉजिटिव का मतलब है कि वही मैं आपको समझा चुकी हूँ कि जो ओनरशिप वगैरह है उसका यहाँ पर कोई ज़्यादा मीनिंग नहीं है। सिंबॉलिकल पोजेशन है या कंस्ट्रक्टिव पोजेशन है, वो भी जो है डिस्पोजेशन की कैटेगरी में फॉल कर जाएगा अगर उस किसी व्यक्ति को वहाँ से डिस्पोज ऑफ किया जाता है। जो 103 है इंडियन एविडेंस एक्ट का, वो बताता है बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में। वो ये कहता है कि जब कोई पार्टिकुलर फैक्ट है, पार्टिकुलर फैक्ट का मतलब है कि जब आप ये कह रहे हो कि मैं इस प्रॉपर्टी का मालिक हूँ या इस प्रॉपर्टी का पोजेशन मेरे पास है, तो वो एक पार्टिकुलर फैक्ट है और उस फैक्ट को वही व्यक्ति प्रूव करेगा जो ये क्लेम कर रहा है कि वहाँ पर उसका पोजेशन है। और इसी तरीके से जो सेक्शन 103 के साथ साथ 110 भी बर्डन ऑफ प्रूफ से रिलेटेड ही होता है। तो वो भी ये बताता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ उस व्यक्ति का होगा कि किस, बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब है कि कौन प्रूव करेगा उसे। तो बर्डन ऑफ प्रूफ वही व्यक्ति प्रूव करेगा जिस व्यक्ति को वहाँ पर वो अपना पोजेसरी राइट जो है क्लेम कर रहा है। ये तो आप नॉर्मल मानोगे कि मैं मान लो एक क्रिमिनल मैटर का उदाहरण ले लेते हैं। मान लो किसी व्यक्ति ने कहा, किसी व्यक्ति पर ये इल्ज़ाम लगा कि आपने मर्डर किया, और वो व्यक्ति कह रहा है कि मैंने अपने बचाव में मर्डर किया, अपने प्राइवेट डिफेंस में मर्डर किया। तो जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट का 105 जो सेक्शन है वो यही बात बताता है कि जो भी व्यक्ति वहाँ क्लेम कर रहा है, जो भी व्यक्ति वहाँ पर अपने बचाव के लिए कुछ भी प्राइवेट डिफेंस का राइट क्लेम कर रहा है, तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ दैट पर्सन हु क्लेम दैट, की ड्यूटी उस पर्सन की होगी कि प्रूव देयर फैक्ट्स बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, कि वो बिना किसी बात के अपने आप को वहाँ पर प्रूव करे कि उसने प्राइवेट डिफेंस में ये सब कुछ किया। तो ये ड्यूटी उस व्यक्ति की बन जाती है। इसी तरीके से 110 के अंदर जो व्यक्ति इंडियन एविडेंस के एक्ट के तहत जो व्यक्ति ये क्लेम कर रहा है कि वहाँ पर उसका पोजेशन था, तो उस पोजेसरी राइट को क्लेम करने के लिए ये उसकी ड्यूटी बन जाएगी कि वो उसको साबित भी करे। अब बात आती है कि ये कुछ एक एग्जांपल्स हैं, ये कुछ एक केस के थ्रू आई है हमारे पास, ये कुछ ऐसी अथॉरिटीज़ हैं, लेकिन वो अथॉरिटीज़ यहाँ डिस्कस करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं हो जाता क्योंकि हर रोज़ नई नई अथॉरिटीज़ आती रहती हैं। तो कुछ एक लैंडमार्क्स अथॉरिटीज़ है उसको हम माइंड में रखेंगे, अदरवाइज उसका जो कंसेप्ट है, उसका जो क्रैक्स है वो क्या कहता है वो हम समझने का प्रयास करेंगे। इवन इफ पर्सन इन पोजेशन इज़ पर्सन अदर देन वन, कि जो व्यक्ति पोजेशन में है वो व्यक्ति होना चाहिए जो प्लेंटिफ है, उसको वहाँ से डिस्पोज किया गया, ही वुड बी नेसेसरी पार्टी। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, नेसेसरी पार्टी। और आप इसके अंदर एक और टर्म होता है नेसेसरी और प्रॉपर पार्टी, जो है वो सीपीसी में टर्म यूज़ होता है। नेसेसरी पार्टी का मतलब है कि आज किसी भी क्लेम के अंदर अगर उस पार्टी को ऐड ना किया गया तो फर्दर वो पार्टी जो है उसी के रिगार्डिंग कोर्ट में सूट फाइल करेगी, जिससे कि जो लिटिगेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके लिए क्या है, नेसेसरी पार्टी को अगर वो ज्वाइन भी नहीं किया जाता तो उसको ज्वाइन करवाया जाता है। तो कह रहे हैं कि जो पोजेशन का क्लेम कर रहा है वो व्यक्ति होना चाहिए अदर देन वन, वो व्यक्ति भी हो सकता है जिसको पोजेस नहीं किया गया, लेकिन वो एक नेसेसरी पार्टी है कि उसका भी उसी के अंदर कुछ राइट क्रिएट हो रहा है, तो वो व्यक्ति भी वहाँ क्लेम कर सकता है। इफ़ पर्सनस हु हैव बीन डिस्पोज्ड आर, कि वो व्यक्ति जिसको डिस्पोज किया गया है इन पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, वो उस प्रॉपर्टी के पोजेशन में था और वो पोजेशन उस टाइम पे क्वेश्चन में था, दे वुड ऑब्वियसली बी नेसेसरी पार्टीज फॉर रिकवरिंग ऑफ पोजेशन इन ए सूट अंडर सेक्शन 6।
तो वो व्यक्ति जिसको डिस्पोजेस किया गया वो उस सूट के अंदर एक नेसेसरी पार्टी होगा। However, if dispossession is done through the agency of some person who have passed on the possession to other person। लास्ट क्लास में मैंने एग्जांपल आपको बताया था कि कोई व्यक्ति बाहर रहता है, दूसरे देश में रहता है, तो वो अपनी इस प्रॉपर्टी के राइट किसी एजेंट को दे देता है, किसी व्यक्ति को दे देता है। तो ये कहना चाह रहा है कि अगर मान लो किसी व्यक्ति को वहाँ से डिस्पोज नहीं किया गया लेकिन किसी एजेंट के थ्रू किया गया है, तब भी वो डिस्पोज ही माना जाएगा अगर वो ड्यू कोर्स ऑफ लॉ नहीं है। तो ऐसे इफेक्टिव रिलीफ के लिए सेक्शन 6 के अंदर वो नेसेसरी पार्टीज कोर्ट में क्लेम कर सकती है। द सूट फाइल्ड अगेंस्ट दोज हु आर इन एक्चुअल पोजेशन फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन अंडर सेक्शन 6 इफेक्टिवली डिसाइडेड इवन इन एब्सेंस ऑफ द एजेंट हु हैव डिस्पोज्ड प्लेंटिफ एंड ट्रांसमिटेड द पोजेशन ऑफ द डिफेंडेंट। कह रहा है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कई बार डिस्पोजिशन हो रहा है और उस टाइम पर वो एजेंट वहाँ पर नहीं भी है, तब भी आप जो है वहाँ पर नेसेसरी पार्टी के बिहाफ पर जो है कोर्ट में अपना क्लेम कर सकते हो। जो ये कोर्ट में क्लेम करेगा ये प्लेंटिफ होगा, डिफेंडेंट क्लेम नहीं कर सकता। डिफेंस के राइट जो है वो सेक्शन 9 से स्टार्ट होंगे, तो ये जो प्लेंटिफ के राइट्स है वो दिए गए हैं। फिर बात आती है कि जो पोजेशन वॉलंटरीली ट्रांसफर नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 6, ये एक जजमेंट आया था सुखजीत सिंह वर्सेस सिराजू निसा। इस जजमेंट में ये बात कही गई कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो सेक्शन 6 है उसमें सिर्फ वही व्यक्ति, ये कह रहा है कि ये ज़रूरी बात है, ये कही गई है कि सेक्शन 6 में वो व्यक्ति आएंगे जिसको डिस्पोज ऑफ किया गया है विदाउट हिज कंसेंट। अगर किसी व्यक्ति ने अपनी कंसेंट से, अपनी इच्छा से, अपनी सहमति से अपने कुछ राइट्स दूसरे व्यक्ति को दे दिए और उसको वहाँ का पोजेसरी राइट दे दिया और बाद में जाकर वो कोर्ट में क्लेम करता है कि जी मुझे मेरी प्रॉपर्टी के आप राइट दिलवा दीजिए, तो उस मामले में वो व्यक्ति जो है क्लेम नहीं कर सकता सेक्शन 6 के तहत। हाँ, ऐसा नहीं कि वो क्लेम नहीं कर सकता, वो क्लेम कर सकता है, अदर रेमेडीज है CPC के थ्रू क्लेम कर सकता है, बट वो सेक्शन 6 के तहत जो है वो क्लेम नहीं कर सकता। मान लीजिए मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है, मेरा कोई मकान है, मैंने किसी व्यक्ति पर दया करके उसको वो मकान दे दिया यूज़ करने के लिए, और कुछ टाइम के बाद उस व्यक्ति ने से मैंने जब उसका डिमांड किया तो वो व्यक्ति क्या करता है, अपने आप ही मुझे उस चीज़ का पोजेसन सौंप देता है। और पोजेसन सौंपने के बाद वो व्यक्ति क्या करता है, कोर्ट में जाके क्लेम करता है कि मुझे जो है विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के जो है डिस्पोज कर दिया गया, तो आप मुझे जो है न्याय दिलवाइए, मुझे मेरा राइट दिलवाइए। तो उस मैटर में वह व्यक्ति जो है अपना राइट क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर उसकी कंसेंट थी पोजेसन देने में। अगर यहाँ पर उसकी कंसेंट नहीं होती पोजेसन देने में तो वो व्यक्ति जो है वहाँ पर क्लेम कर सकता था। सुखजीत सिंह वर्सेस सिराजू निशा AIR 2001 MP 59, ये MP मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का फैसला है। ये फैसला इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बट इसमें जो कंसेप्ट दिया गया, इसमें जो करेक्ट लॉजिक दिया गया वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें क्या कह रहा है कि द टेनेंट हैंडेड ओवर पोजेसन ऑफ प्रेमाइज टू द लैंडलॉर्ड। यहाँ पर टेनेंट किराएदार जो है अपने आप ही अपने जिस हिस्से पर उसका पोजेसन था वो मालिक को सौंप देता है, क्योंकि उसके बेटे की मैरिज थी। लैंडलॉर्ड जो है बाद में वो पोजेसन उसको वापस नहीं देता टेनेंट को, जब उसके बेटे की मैरिज हो जाती है। यानी कि किराएदार को मकान मालिक ने कहा कि मेरे बेटे की शादी है और उस शादी के अंदर मुझे कुछ एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए, तो आप प्लीज़ अपना ये रेंट पर जो मकान है आप खाली कर दीजिए, आप टेनेंट आप मुझे पोजेसन दे दीजिए। और यहाँ पर टेनेंट जो है अपनी खुशी से वो पोजेसन दे देता है। जब वो अपनी खुशी से पोजेसन दे देता है मकान मालिक को, उसके बाद मकान मालिक बेटे की शादी होने के बाद भी उसे वो जगह वापस नहीं करता। तो यहाँ पर जो पोजेसन दिया गया था वो टेनेंट की कंसेंट से दिया गया था। अब वो कोर्ट में अगर जाता है कि मुझे मेरा जो है प्रॉपर्टी क्लेम करवाई जाए, मुझे वहाँ से डिस्पोज ऑफ कर दिया गया, तो वो सेक्शन 6 के अंदर फॉल नहीं करेगा। तो इट वॉज हेल्ड दैट इवन दो द टेनेंट में हैव बीन डिसीव्ड लेटर ऑन, कि यह कहा गया कि हालांकि जो टेनेंट है उसको धोखा दिया गया मकान मालिक के द्वारा, बट सिंस ही हैंडेड ओवर द पोजेसन ऑफ हिज टोटल वॉल्यूशन, वॉल्यूशन होता है अपनी इच्छा से, खुशी से, यहाँ अपनी खुशी से उसने पोजेसन दे दिया, तो यहाँ पर वो सेक्शन 6 के तहत जो है अपने राइट को, अपने पोजेसरी राइट को क्लेम नहीं कर सकता। ये नहीं कह सकता कि मुझे मेरा राइट जो है वो दोबारा दिलवाया जाए। तो ये वो मैटर है जिसके अंदर कोर्ट ने ये बात कही कि अगर वो ऐसा कुछ करता है, अपनी इच्छा से करता है, तो वहाँ पर उसको वो जो है राइट नहीं दिया जाएगा। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है कि ही हु कम्स इनटू इक्विटी मस्ट कम विद क्लीन हैंड्स। ये लॉ का एक सबसे पहला रूल है कि जो इक्विटी का मतलब है न्याय, जो न्याय पाने के लिए कोर्ट में आ रहा है, तो ही मस्ट बी
कम विद क्लीन हैंड्स, तो वह जो है अपने साफ़ हाथों से आए। साफ़ हाथों का मतलब ये नहीं कि कोरोना का टाइम है तो आप हैंड सैनिटाइज़र यूज़ कर लें। साफ़ हाथों का मतलब है कि उसकी बैड इंटेंशन नहीं होनी चाहिए, वो अच्छी इंटेंशन के साथ अपने राइट्स को क्लेम करने के लिए कोर्ट में आना चाहिए। तो इट इज़ ऑफन स्टेटेड दैट वन हु कम्स इनटू इक्विटी मस्ट कम विद क्लीन हैंड्स, कि जो कोई भी कानून से अपना न्याय लेना चाहता है, न्याय की प्राप्ति करना चाहता है, जस्टिस चाहता है, ही कैन कम्स विद क्लीन हैंड्स, उसे साफ़ हाथों से आना होगा, उसे विदाउट बैड इंटेंशन आना होगा। ये बात जो है कही गई थी महावीर प्रसाद वर्सेस गंगा सिंह के केस में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अ पर्सन सीकिंग इक्विटेबल रिलीफ, एक व्यक्ति जो इक्विटेबल रिलीफ है, जो न्याय लेना चाहता है अंडर द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, शुड कम टू द कोर्ट विद क्लीन हैंड्स, उसे साफ़ हाथों से ही आना होगा। इट वॉज ऑल्सो हेल्ड दैट, ये भी कहा गया कि द प्लेंटिफ वॉज अब्यूजिंग द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट, कि जो प्लेंटिफ है वो कोर्ट के प्रोसेस को अब्यूज़ कर रहा है, जो कोर्ट की जो प्रोसेस है, कोर्ट का जो नियम है, उस नियम को वो हनन कर रहा है, उस राइट्स का वो हनन कर रहा है, कोर्ट के नियमों का पालन नहीं कर रहा। एंड ही डिड नॉट कम टू द कोर्ट विद क्लीन हैंड्स, और वह साफ़ हाथों से अच्छी इंटेंशन के साथ जो है वो कोर्ट में नहीं आया। ही वॉज देयरफॉर हेल्ड नॉट एंटाइटल्ड टू एनी इक्विटेबल रिलीफ, इसलिए वह किसी प्रकार की इक्विटी बेस्ड रिलीफ की वो है वो हकदार नहीं है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत। तो ये बात जो है कही गई थी। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, क्योंकि ये जो आज का जो लेक्चर है हमारा 30 मिनट्स के आसपास हो गया, ज़्यादा लेंथी हो जाएगा तो फिर हम जो अच्छे से नहीं कर पाएंगे, बोर हो जाएंगे। तो हम थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेते हैं। फ्रॉम द फर्स्ट डे मैं जो पोजीशन के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें हैं उसको एक बार थोड़ा सा आपको रिवाइज़ करवा देती हूँ। अगर 3-4 मिनट में अगर हम रिवाइज़ कर लेते हैं तो हमारा सारा रिवीजन हो जाएगा और आपको दोबारा से रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। चैप्टर 1 रिकवरिंग पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। कितने प्रकार के पोजेशन मैंने ये बताया था आपको, डिफैक्टो, डिज्योर, कॉर्पोरल, इनकॉर्पोरल, डायरेक्ट और इमीडिएट, इनडायरेक्ट और मीडिएट, कंस्ट्रक्टिव, सिम्बॉलिकल, कंकरेंट, ज्वाइंट, जुरिडिकल, ग्रेटिटुअस और एडवर्स पोजेशन। सबसे पहले बात करते हैं डिफैक्टो। डिफैक्टो क्या होता है? जब फैक्ट के थ्रू मिल गया, आज मेरे पास कोई कब्जा है, वो मेरे पास फैक्ट ही बता रहा है कि मेरे पास वो कब्जा है, कानूनी तौर पर मेरे पास उसका किसी प्रकार का कोई राइट नहीं है, तो ये हो गया डिफैक्टो। सेकंड है डिज्योर। डिज्योर का मतलब है जो कानून के द्वारा हमें जो दिया गया है, कानून की अथॉरिटी के द्वारा किसी प्रकार का पोजेशन दिया गया है तो वो डिज्योर हो जाएगा। इसमें जो है मेंटल जो एलिमेंट है वो होना ज़रूरी होता है। कॉर्पोरल का मतलब कोई ऐसी चीज़ का पोजेशन जिसकी एक वैल्यू है, जिसकी एक मॉनेटरी वैल्यू है, जिसके रुपये में आंका जा सकता है, मटेरियलिस्टिक वैल्यू है, जिसको हम टच कर सकते हैं। मान लिया लैपटॉप है तो लैपटॉप को हम टच कर पा रहे हैं, हमारी सेंसेस से उसको महसूस कर पा रहे हैं, जब टच करते हैं हमें पता चलता है कि वो हार्ड है, तो इस प्रकार की जो पोजेशन है उसको कॉर्पोरल जो पोजेशन है वो बोला जाएगा। थस इफ इट इज़ परसिस्टेंट, कह रहा है कि कोई क्लेम है, साइकिल, पेन, हाउस वगैरह कोई भी ऐसी चीज़ें हो सकती है। इनकॉर्पोरल का मतलब जिसका आप टच नहीं कर सकते, सेंसेस से आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उसका पोजेशन किस प्रकार का है, क्या वो हार्ड है, क्या वो सॉफ्ट है। जैसे ट्रेडमार्क है, गुडविल है, पेटेंट एक्ट के तहत पेटेंट है, कॉपीराइट है, राइट टू वे है, ये कुछ ऐसे पोजेशन है जो इनकॉर्पोरल पोजेशन है जिनको आप टच नहीं कर सकते। फिर बात आता है डायरेक्ट और इमीडिएट। इमीडिएट का मतलब है कि जब आपने मार्केट में गए, आपने कहा मुझे एक बुक परचेज़ करनी है, नोटबुक परचेज़ करनी है, आपने शॉपकीपर को पैसे दिए, शॉपकीपर आपको बुक दे देता है, आप उसको पेमेंट कर देते हैं, वो डायरेक्ट और इमीडिएट पोजेशन है। अब ऐसा पोजीशन इनडायरेक्ट पोजीशन वो होता है कि जैसे आपका कोई प्रोडक्ट बाहर से आपने ऑनलाइन डिलीवरी करवानी है और उसकी पहले वो एक एजेंट के पास पहुंच गया है। अब वो पोजीशन जब एजेंट के पास पहुंच गया, आपके एजेंट के पास पहुंच गया, तो वो क्या है? इनडायरेक्ट पोजीशन है, कुछ टाइम के बाद वो आप तक पहुंचेगा, तो ये जो है मीडिएट पोजीशन की कैटेगरी में आ गया। कंस्ट्रक्टिव का मतलब है कि आपने जैसे कोई चाबियाँ दे दी किसी मकान की किसी को, और या डॉक्यूमेंट्स आपने प्रोवाइड करवा दिए किसी मकान के प्रॉपर्टी के, आपने डॉक्यूमेंट्स दे दिए कि हम आपको जो है ये मॉर्गेज प्लेज कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो प्रॉपर्टी जब प्लेज की जाएगी तो जो डॉक्यूमेंट्स है वो क्या कंस्ट्रक्टिव पोजीशन है। सिंबॉलिक पोजीशन में जैसे आपने कार की चाबी जो है ड्राइवर को सौंप दी है और वो भी सिंबॉलिक पोजीशन में आएगा। और उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल आप ले सकते हो कि जब किसी भी जो नीलामी होती है किसी प्रोडक्ट की, जब नीलामी के टाइम पर जब बोलियाँ लगती है 1,001, 1,02 ऐसे करके जो भी बोलियाँ लगती है, उसमें जब फाइनल टाइम पे जो ड्रम बीट हो जाता है, जो ड्रम बज जाता है, उसके बाद जो पोजीशन है वो सिंबॉलिक फॉर्म में होगा और वो उसे मिल जाएगा। कंकरेंट पोजीशन का मतलब है कि एक कोई प्रॉपर्टी है, गाँव में ज़्यादातर ये देखने को मिलता है, वहाँ गाँव में खेत होते हैं, खेतों में क्या है कि प्रॉपर्टी किसी की होती है, लेकिन काफ़ी
सालों से 30-40 सालों से जो है उसका वहाँ पर एक रास्ता निकाला हुआ होता है कि जहाँ वो काम के लोग खेती के पर्पज़ से अपने बैलगाड़ियाँ वगैरह ट्रैक्टर वगैरह ले जा सकें। तो वो जो वहाँ पर कंक्रीट पोजीशन, एक्चुअल मालिक तो कोई और है बट दूसरे को वहाँ पर एक पोजीशन दे दिया गया कि वे का, राइट टू वे का, तो वो क्या है, कंक्रीट पोजीशन है। फिर बात आती है ज्वाइंट पोजीशन की। ज्वाइंट पोजीशन वो पोजीशन होता है जब एक व्यक्ति एक प्रॉपर्टी है, जैसे मान लो पिता से अपने बच्चे को प्रॉपर्टी आई, उस प्रॉपर्टी पे दो भाइयों का इक्वल राइट्स है, ज्वाइंट पोजीशन है, दोनों के इक्वल राइट्स वहाँ पर क्लेम किए जाएंगे। वहाँ दोनों के ये नहीं कह सकती पोजेसरी राइट है, वहाँ ओनरशिप के राइट्स होंगे, तो वो ज्वाइंट पोजीशन होगा। फिर ज्यूरिडिकल भी वही है कि आप इसे मान सकते हो डीजोर की तरह की कोर्ट के थ्रू जो है मिलता है कानूनी तौर पर, जिस व्यक्ति को पोजीशन मिला हुआ है और वो उसके तहत सूट भी फाइल कर सकता है, वो होता है ज्यूरिडिकल पोजीशन। ग्रेटिट्यूअस पोजीशन क्या होता है कि मान लो मैंने अपने बेटे के पक्ष में अपनी कोई प्रॉपर्टी थी, उसको दे दी और उसका कब्जा उसे दे दिया कि जब तक वो जिएगा उसके पास रहेगा, उसके बाद किसी और के पास ट्रांसफ़र हो जाएगा। इस प्रकार की जो प्रॉपर्टी का पोजीशन है वो ग्रेटिट्यूअस पोजीशन की कैटेगरी में फॉल करेगा। फिर एडवर्स पोजीशन, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोजीशन होता है ये पोजेसरी राइट को क्लेम करने के लिए कि मान लो कोई व्यक्ति काफ़ी सालों से किसी जगह पर अपना अधिकार करके रह रहा है, वहाँ उसने अपने मकान भी बना लिए, वह अपने पशुओं को भी रखता है, वो खेती भी करता है। तो इस प्रकार का जो पोजीशन है एडवर्स पोजीशन है, अगर मकान मालिक है या उस प्रॉपर्टी का मालिक है उसको वहाँ से नहीं हटाता तकरीबन 12 साल तक, तो वो क्या एडवर्स पोजीशन का राइट उसे मिल जाता है। तो एडवर्स पोजीशन के भी कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं। सबसे पहले कंटिन्यूटी की, लगातार वो जो पोजीशन उसके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 साल उसके पास था, 2 साल मकान मालिक ने ले लिया, फिर 2 साल उसको मिल गया, फिर 2 साल मकान मालिक ने फिर ले लिया। फिर हॉस्टाइल पोजीशन, हॉस्टाइल पोजीशन का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति अपने पोजीशन को दूसरे को सौंप देता है, अपने आप ही उसमें किसी प्रकार का क्लेम नहीं करता, तो वो क्या है, हॉस्टाइल पोजीशन है। एक्चुअल पोजीशन का मतलब है कोई व्यक्ति जो है वहाँ पर खेती कर रहा है, उसने दीवार बना ली, वहाँ पर घर बना लिया, चारों तरफ से जंजीरों की एक फेंस क्रिएट कर दी, तो वो क्या उसका एक्चुअल पोजीशन है। एक्सक्लूसिव पोजीशन का मतलब है कि वहाँ पर जो है इसके अंदर एक्सक्लूसिव आप मानोगे कि वहाँ पर कोई बाहर का व्यक्ति आके भी अपना पोजीशन क्रिएट कर सकता है। मान लो किसी राम नाम के व्यक्ति का खेत और उस पर बाहर का कोई व्यक्ति आके वहाँ पर अपना घर बना लेता है, तो उसके पास वहाँ एक्सक्लूसिव पोजीशन क्रिएट हो जाएगा। तो ये 4 इंपॉर्टेंट एसेंशियल्स होते हैं जब हम एडवर्स पोजीशन को प्रूफ करना होता है। फिर बात आती है पोजीशन को कैसे करेंगे, मूवेबल इमूवेबल के रिगार्डिंग हो गया। उसके बाद रिकवरी स्पेशल मूवेबल प्रॉपर्टी की बात, इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात आती है, तो एंटाइटल वर्ड में यहाँ यूज होता है, ओनरशिप और पोजीशन दोनों यूज होगा। और जो पोजीशन होता है वो भी 2 प्रकार के वर्ड से मिला होता है। कॉपस भी 2 प्रकार से वर्ड से मिला होता है, पोजेशंस और पोजिडेंडी। पोजीशन का मतलब फिजिकल एलिमेंट की, जब वो उस प्रॉपर्टी में अपना कब्जा है, और मेंटल का मतलब उसकी इच्छा है वहाँ पर कब्जा करने की। एनिमस का मतलब है उसका मेंटल एलिमेंट होना चाहिए। एडवर्स पोजीशन के अंदर ये है कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो किसी प्रकार का आप एडवर्स पोजीशन क्लेम नहीं कर सकते हो, और कई जगह पर जैसे कोर्ट में पहले ही मामला पेंडिंग था तो उस मामले में आप एडवर्स पोजीशन को क्लेम नहीं कर सकते। फिर कह रहा है कि सेक्शन 6 में जब किसी व्यक्ति को डिस्पोज ऑफ किया जाता है बिना उसकी इच्छा के और विदाउट ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, तो वो क्या है, क्लेम कर सकता है। और इसमें जो क्लेम है वो ओनर के खिलाफ भी हो सकता है। और कोई भी सूट जो डिस्पोजेशन के रिगार्डिंग सेक्शन 6 के अंदर वो 6 महीने के अंतराल में किया जाना चाहिए। जब उसको डिस्पोजेस किया गया उसके 6 महीने के अंदर अंदर उसे सूट फाइल कर देना चाहिए। अगर वो 6 महीने के अंदर अंदर सूट फाइल नहीं करता तो वहाँ अपना पोजेसरी राइट जो है वो खो देता है। उसके बाद इसके एसेंशियल्स हमने पढ़ लिए आज। फिर है कि व्यक्ति जो है उसके पास नेसेसरी पार्टी वो होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने आज यहाँ तक कर लिया कि वॉलंटरी ट्रांसफ़र भी इसमें कवर नहीं होगा, और जो भी व्यक्ति कोर्ट जाएगा तो वो साफ हाथों से जाना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही सफिशेंट है, और कल के क्लास में, कल मतलब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर मैं सेक्शन 6 का जो रिमेनिंग पोर्शन है वो कवर करवा दूँगी। अगर हो सका तो सेक्शन 7 को भी हम उस टाइम कवर कर लेंगे। और आप रिवीजन करते रहिए, रिवीजन इज़ की टू द सक्सेस। सेकंड चीज़ ये है कि अभी मैंने कॉन्स्टिट्यूशन का लेक्चर नहीं डाला, मेरी काफ़ी टाइम से प्लानिंग चल रही है बोर्ड का, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंडामेंटल राइट्स के जो टॉपिक है वो विद एग्जांपल जब तक बोर्ड पे क्लियर कंसेप्ट करवाए जा सकते हैं उतना क्लियरली जो है पीपीटी के थ्रू नहीं करवाए जा सकते। तो अभी कॉन्स्टिट्यूशन को 2-4 दिन के लिए मैंने ड्रॉप कर रखा है, क्योंकि जैसे ही बोर्ड घर में एडजस्ट हो जाए, मेरा कोई अलग से कोई कोचिंग सेंटर तो है नहीं, मैं अपने घर पर ही सारे वीडियोस प्रिपेयर करती हूँ। तो जैसे ही मेरा बोर्ड प्रिपेयर हो जाएगा, बोर्ड की फिटिंग हो जाएगी, तो मैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंडामेंटल राइट्स का एक कंसेप्ट है वो अलग अलग से डेली लेकर जो है वहाँ पर कवर करवाती रहूँगी। और उसी तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन के लेक्चर काफ़ी डिटेल में कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्लास हो सकता है कल हो, तो एसआरए का पहले टॉपिक में ये सेक्शन 6 कवर करवा दूंगी, और उसके बाद मैं
कॉमन इंटेंशन और सेक्शन 149 का जो अनलॉफुल असेंबली के रिगार्डिंग जो है कॉमन ऑब्जेक्ट, उन दोनों के कंसेप्ट को क्लियरली जो उनकी पीपीटी तैयार कर रही हूँ, क्योंकि बोर्ड सेटअप नहीं हुआ। अगर बोर्ड सेटअप हो जाता तो मेरे लिए लेक्चर तैयार करना, दिन के 3 या 4 लेक्चर अपलोड करना भी मुश्किल नहीं होता, लेकिन अभी बोर्ड सेटअप नहीं है तो मुझे पीपीटी तैयार करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो आप मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम समझिए। बोर्ड सेटअप हो जाएगा तो फिर मेरे लिए ईजी हो जाएगा, मैं दिन के कम से कम 2 लेक्चर आसानी से अपलोड कर पाऊँगी। और बात है जूरिस्प्रूडेंस का, जूरिस्प्रूडेंस तो इतना थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है जिसमें एग्जाम्पल्स बहुत कम दिए जाते हैं, थ्योरी ज़्यादा तो होती है, तो उसके अंदर तो मोस्टली पीपीटी के थ्रू ही जो है लेक्चर दिया जाएगा। अदरवाइज जो उसमें जो नोट्स हैं वो आपके तैयार नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो आईपीसी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके तो बेयर लैंग्वेजेस होती हैं, तो उनके थ्रू जो है हम उसको इंटरप्रेट करके एग्जाम के लिए तैयार कर सकते हैं। लेकिन जूरिस्प्रूडेंस ऐसा सब्जेक्ट है, उसमें थ्योरीज हैं, तो थ्योरीज के जो कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, वर्ड्स हैं, उनको पीपीटी के थ्रू ही तैयार किया जा सकता है। तो अगर ये ऐसे ही ठीक चलता रहा और बोर्ड का सेटअप हो गया तो मैं हिंदू लॉ का भी जो है डेली का एक छोटा छोटा लेक्चर जो अपलोड करती रहूँगी, साथ में हिंदू लॉ की भी हमारी रिवीजन हो जाएगी। क्योंकि अभी 4-5 महीने तक कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला, लेकिन 4-5 महीने के बाद एग्ज़ाम की डेट एकदम से आएगी और वहाँ आपको तैयारी करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो मेरे को लगता है कि मुझे डेली जो है 3-4 लेक्चर अपलोड करने चाहिए। जैसे बोर्ड का सेटअप हो जाता है मैं 3-4 सब्जेक्ट्स के लेक्चर डेली अपलोड कर दिया करूँगी, जिससे आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो सके और आप जो है कम समय में अच्छी तैयारी कर सके। रिवीजन भी करते रहिए और हो सके तो आप कमेंट कीजिए। अगर आप कमेंट नहीं कर सकते हो तो आप मुझे जो थम्स इम्प्रेशन है कम से कम वो आप जो है मुझे दे दिया कीजिए, जिससे कि मुझे थोड़ा हौसला मिलता रहे, मोटिवेट मैं होती रहूँ। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद नहीं आता तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, लाइक भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है। क्योंकि हमारे पास हर एक व्यक्ति का फंडामेंटल राइट्स है, वो अपनी चॉइस से कुछ भी एक्शन कर सकता है, लेकिन आपके जो राइट्स हैं तो किसी की प्रति आपकी ड्यूटीज़ भी बनती है, तो आप दोनों को समझ के अपने काम किया कीजिए। आज हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कब क्लास होती है। आई होप आपको आज का लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा, आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और जिस तरीके से मैंने करवाया आई होप आपको वो अच्छा लगा होगा। आज हमने सेक्शन 5 और 6 से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट्स थे, जो भी उनके डिफरेंसेस थे, जो भी एस्पेक्ट्स थे, डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो थे वो हमने सारा डिस्कस कर लिया। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और आप चाहते हो ऐसे फर्दर आपको वीडियोस मिलते रहे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, जैसे कि फर्दर जो भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। इसके अलावा जो भी आपके दोस्त हैं जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या वो LLB LLM का एग्ज़ाम दे रहे हैं या क्लैट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप अपने उन दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं कि वो भी फर्दर इसकी जो भी कंसेप्ट है वो अपने क्लियर कर सकें, जो भी अपना बेस है वो अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। और कोरोना का इशू काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, बढ़ क्या रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, तो आप अपना बचाव कीजिए, घर में रहिए और अपने घर के फैमिली मेम्बर्स का भी ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।